नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम ही टारगेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज टॉपिक लेकर आया हूं पारिस्थितिकी तंत्र के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों प्रत्येक प्रश्न के बीच में 3 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। प्रश्नों की शुरुआत करते हैं दोस्तों। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? दोस्तों आंसर होगा रिटर को। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नोट लगा है, पारिस्थितिकी या इकोलॉजी शब्द का प्रयोग 1866 में जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हिकल ने भी किया था। और पारिस्थितिकी तंत्र की बात करते हैं तो सर्वप्रथम इसका उपयोग किया था एजी टेंसले ने 1869 में। और एजी टेंसले ने इकोसिस्टम की एक संरचना बताई थी कि सुनिश्चित क्षेत्र हो जैसे तालाब, झील, और दूसरा है कि कार्यशील क्षेत्रीय इकाई हो जैसे जैविक समुदाय के बीच संबंध होना, यानी कि जैसे वायु और जीवों के बीच जैसे संबंध हैं। और एक खुला तंत्र होना चाहिए जिसमें मानवीय हस्तक्षेप ना हो, जैसे संरक्षित वन होते हैं जिसमें मानव हस्तक्षेप नहीं होता है। और अपनी उत्पादकता होनी चाहिए। और 3 घटक जरूरी है जिसमें ऊर्जा, जैविक और अजैविक हो। इसके बिना इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा। तो यही क्या था? इकोसिस्टम अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, पारितंत्र अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र विकास माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पारितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है? इनमें से कौन सा होगा दोस्तों? दोस्तों आंसर होगा जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। दोस्तों कुछ मुख्य बिंदु की बात करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण कौन करता है? किसके द्वारा होता है? जीवों के द्वारा। और पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए कौन उत्तरदायी है? CO2। दोस्तों कौन सा है? CO2 अर्थात जलवाष्प। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, किसी भी पारितंत्र में सबसे अधिक संख्या किसकी होती है? प्रोड्यूसर की होती है। किसकी होती है दोस्तों? प्रोड्यूसर की। प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन पारितंत्र का अजीवीय घटक है? तो कौन सा है दोस्तों? जल। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण बिंदुओं की। जब नदियों में डेल्टा न बने सीधे समुद्र में गिर जाती है, वो किसका निर्माण करती है? एस्चुरी अर्थात ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ज्वार नदमुख पारितंत्र अर्थात नदीमुख होते हैं, पतन होता है जैसे ज्वारीय अनूप होता है, लेंगून झील है और डेल्टा, ये सारे कौन से हैं? ज्वार नदमुख पारितंत्र कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, यह नदी जल तथा लवणीय समुद्री पारितंत्र के बीच इकोसिस्टम या इकोटोन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? इकोटोन कहलाता है। तो इकोटोन क्या होता है दोस्तों? जल और लवणीय, समुद्री जो जल होता है वो लवणीय होता है, उनके बीच का पारितंत्र क्या कहलाता है? इकोटोन कहता है। नेक्स्ट इसकी परिभाषा पढ़ते हैं दोस्तों, 2 या 2 से अधिक पारितंत्र या बायोम जो होते हैं के बीच का सम्मिलित संक्रमण क्षेत्र पारिस्थितिकी संरक्षण क्षेत्र यह इकोटोन कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जैसे उदाहरण के तौर पर देखें, जैसे मैंग्रोव वन होता है वो जल और स्थलीय पारितंत्र के बीच का संक्रमण क्षेत्र है। इसी प्रकार कौन कौन से हैं? जैसे ज्वार नदमुख हो गया, लेंगून हो गई झील, नदी मुख हो गया, और घास पारितंत्र भी इकोसिस्टम को प्रदर्शित करते हैं। इसीलिए ये कौन से क्षेत्र कहलाते हैं? तनाव या संघर्ष के क्षेत्र कहलाते हैं। तनाव या संघर्ष के क्षेत्र कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 4 की। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में कौन सी श्रृंखला सही है? तो इनमें से कौन सी श्रृंखला सही होगी दोस्तों? दोस्तों आंसर होगा नंबर 4, उपभोक्ता, उत्पादक और अपघटक। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों एनर्जी लेवल की। ट्रॉपिकल लेवल है, जैसे प्लांट होते हैं, प्लांट में पौधों को कौन खाते हैं? जीव जंतु खाते हैं, यानी कि जो शाकाहारी होते हैं। और शाकाहारियों को जो खाते हैं वो मांसाहारी होते हैं, और जो मांसाहारी को खाते हैं वो सुपर मांसाहारी कहलाते हैं। तो इनमें 100% ऊर्जा होती है सूर्य से प्राप्त, तो यहाँ पहुँचती है 10%, वहाँ फिर आगे पहुँचती है वो 10%, उसके बाद में फिर पहुँचती है वो भी 10%, यह भी 10% नियम के हिसाब से आगे एनर्जी पहुँचती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इसी में ये क्या है कि पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों और उपभोक्ता के कई खाद्य समूह व्यवस्थित किए जा सकते हैं, अर्थात श्रृंखलाएँ बनाई जा सकती है।
जिन्हें प्रत्येक ट्रॉपिक स्तर यानी भोजन स्तर के रूप में जाना जाता है। तो ये इनका 10% भोजन के रूप में जाता है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक पहले ट्रॉपिक स्तर होते हैं और का प्रतिनिधित्व करते हैं, और हर्बारिस होते हैं वो दूसरे ट्रॉपिक स्तर अर्थात शाकाहारी होते हैं, और प्राथमिक मांसाहारी कार्निवोरस होते हैं, और तीसरे होते हैं वो मांसाहारी के रूप में यानी अंतिम स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं दोस्तों। खाद्य श्रृंखला फूड चेन, खाद्य श्रृंखला अर्थात फूड चेन। तो फूड चेन कौन सी है इनमें से? नंबर 1 उत्पादकों, उपभोक्ताओं और अपघटकों से। तो इसी में कुछ फूड चेन के बारे में बताया गया है कि खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन, जैसे घास, घास को कौन खाता है? टिड्डा, और टिड्डा को गिरगिट, और गिरगिट को बाज खाते हैं। तो प्रथम पोषी कौन सी हुए? स्वयपोषी होते हैं। प्रथम पोषी होते हैं जो स्वयपोषी होते हैं और वो उत्पादक कहलाते हैं। जैसे घास, घास क्या है? प्रथम पोषी है, ये क्या है? उत्पादक हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं द्वितीय पोषी। द्वितीय पोषी कौन से होते हैं? शाकाहारी होते हैं, यानी कि घास को खाने वाले शाकाहारी हो गए, वो क्या हो गए? प्राथमिक उपभोक्ता हो गए, जैसे टिड्डा। और तीसरा पोषी अर्थात तृतीय पोषी होते हैं वो शाकाहारियों को जो खाते हैं वो कौन से होते हैं? मांसाहारी होते हैं, और वो क्या होते हैं? ये प्रथम हुए, तो ये नेक्स्ट इसके बाद में आने वाले द्वितीय उपभोक्ता। जैसे टिड्डा को कौन खाएगा? गिरगिट, तो ये क्या है? द्वितीय उपभोक्ता है। इसी में नेक्स्ट बात करते हैं चतुर्थ पोषी अर्थात वो मांसाहारी होते हैं, और तृतीय उपभोक्ता है जैसे बाज, बिल्कुल मांसाहारी है। तो इसी प्रकार फूड चेन दर्शाई गई है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं जैसे वनस्पति, वनस्पति को ये खा गया टिड्डा, टिड्डा को ये जानवर खाएंगे, और जानवर को सांप, और सांप को बाज खाएंगे। तो ये फूड श्रृंखला बनी रहेगी। इनमें जितनी अधिक विभिन्नता होती है वो उतनी सबसे ज़्यादा इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि बाज को कौन खाता है? तो ये होते हैं अपघटक, ये होते हैं अपघटक। तो अपघटक को खाते हैं जो नेक्स्ट संरचना इसी तरह ये चेन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और अपघटक होते हैं जीवाणु, विषाणु, कवक, फंगी, ये सारे यानी कि ये जो विषाणु होते हैं वो इनको जो खाते हैं वो सारे के सारे अपघटक कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 6 की। किसी पारितंत्र में उत्पादकों का कार्य क्या होता है? किसी पारितंत्र में उत्पादकों का कार्य क्या होता है? सौर ऊर्जा को पकड़ना और इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलना, अर्थात जो पौधे होते हैं वो सौर ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और उपभोक्ताओं का क्या होते हैं? भोजन होते हैं, यानी कि वो कन्वर्ट कर देते हैं रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 7। किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? तो वो होते हैं शाकाहारी, यानी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, जैसे आपने टिड्डा जो पढ़ा है श्रृंखला में। तो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 8, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सामाजिक वानिकी क्या है? सामाजिक वानिकी क्या है? तो ये है सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना सामाजिक वानिकी कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि जैव विविधता का अर्थ क्या है? जैव विविधता क्या है? जैव विविधता अर्थात बायोडायवर्सिटी, जीवधारियों की विभिन्न प्रजातियां होती है और वह विभिन्न अदाओं को विभिन्न यानी कि जिसमें जितनी अधिक विभिन्नताएं होती है वो उतना ही सर्वाधिक जैव विविधता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। अनुवांशिक विविधता अर्थात वंशानुगत विविधता बोल सकते हैं, दूसरा होता है प्रजातीय विविधता, और तीसरा है पारितंत्र अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र अर्थात जिसको इकोसिस्टम कहते हैं विज्ञान की भाषा में। तो ये क्या है? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या मुख्य चीज़ है कि इसका क्षेत्र निश्चित होता है। इकोसिस्टम का मुख्य बात है कि ये इसका क्षेत्र क्या है? निश्चित होता है, और जैव और अजैविक घटकों का संबंध होता है। तो ये क्या कहलाते हैं? इकोसिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं दोस्तों। सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो सबसे स्थिर कौन सा होगा? तो आंसर है महासागर अर्थात समुद्र। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों।